हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया पीआर के बारे में कि क्रोएशिया में आप पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है पीआर अप्लाई करने में, ये सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, उन्हें पता है कि मैंने अपने चैनल पे क्रोएशिया की बहुत सारी अपडेट्स दे रखी हैं, जैसे कि वहाँ पे किस चीज़ की जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी कौन-सी खाली है, आपकी सैलरी मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी सैलरी है, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, ये सारी चीज़ों के मैंने इस चैनल पे डिस्कस किया है क्रोएशिया के बारे में। तो वैसे ही आज हम अपने इस चैनल पे डिस्कस करेंगे क्रोएशिया की पीआर के बारे में कि वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पीआर क्या होती है। पीआर आप सबको पता है परमानेंट रेजिडेंस होता है। जब भी हम किसी अलग कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में ना पढ़ाई करने, जॉब करने, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा क्वेश्चन आता है कि अब हमें पीआर कैसे मिलेगी, पीआर कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए कितने साल हमें रहना पड़ेगा, या कितने साल हमें जॉब करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो क्रोएशिया में क्या होता है कि जब आप क्रोएशिया में 5 साल लगातार वहाँ पे रह लेते हैं, वहाँ पे काम कर लेते हैं, तो आपको पीआर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप वहाँ पे रहते हैं, तो 1 साल में आप सिर्फ 2 या 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने तक आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं। मान लीजिए आप क्रोएशिया रहते हैं और आपको इंडिया आना है, तो आप साल में 2 या 4 महीने के लिए इंडिया आएँ तो ठीक है। बट अगर आप 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कंट्री में अलग से रहने चले जाते हैं, चाहे वो इंडिया चाहे कहीं भी, और आपने क्रोएशिया के लिए पीआर अप्लाई किया, तो वहाँ आपके चांसेस थोड़े लो हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी अलग कंट्री में जाते हैं, जैसे मैं क्रोएशिया की बता रही हूँ, आप क्रोएशिया में रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 साल में से 4 महीने के लिए इंडिया आ सकते हैं, किसी भी कंट्री जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा आते हैं, तो आपके पीआर के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि क्रोएशिया में हमें एक और बेनिफिट होता है, जब हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि अगर हमने 120 डेज से लेके 1 मंथ की छुट्टी ली है, तो वो हमें पेड लीव मिलेगी, यानी कि हम छुट्टी भी ले सकते हैं और हमें सैलरी भी मिलेगी। बट अगर आप 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी जो लीव है वो पेड नहीं होगी, उसमें आपकी सैलरी कटेगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 20 दिन से लेके 1 महीने तक आपको पेड लीव मिलेगी, बट अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी भी कटेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें पीआर के लिए जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ हमें ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। लाइक जब हम लोग एक जगह काम करते हैं और हम उस जगह से काम छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो हमें पहली वाली कंपनी से एनओसी लेनी पड़ती है, उन्हें नोटिस देना पड़ता है कि हम 1 महीने में जॉब छोड़ के चेंज करेंगे या छोड़ देंगे, है ना? तो उस चीज़ में हमें ज़्यादा गैप नहीं डालना। आप सोचेंगे कि आपने यहाँ पे नोटिस दे दिया, आप छोड़ के उसके बाद 1-2 महीना घर बैठोगे, फिर दूसरी जॉब करोगे, ऐसा नहीं है। आपको गैप नहीं यहाँ पे आना चाहिए। आपको क्या करना है, आपने जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने वहाँ से एनओसी लिया, आपने उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया, उस नोटिस पीरियड के अंदर-अंदर आपको दूसरी कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है, ताकि जैसे ही आप वहाँ से छोड़ के जाएँ, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही आप दूसरी कंपनी में जॉइन कर लीजिए। तो यहाँ आपको गैप नहीं आने देना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टीआरसी। टीआरसी हमें कहाँ से मिलती है, जो कि हमारी एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी होती है। क्रोएशिया में हम एक क्या होता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहे हैं, वो हमें टीआरसी देता है, जो कि एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी होती है। सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही आपको दे सकता है। तो जब भी हम उस कंपनी से जॉब छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं ना, तो वो वाली जो पुरानी कंपनी होती है, वो टीआरसी 1 महीने के अंदर-अंदर अपनी कैंसल कर देता है। क्योंकि वो बोलता है कि आपने मेरे यहाँ से जॉब छोड़ दी, आप नेक्स्ट जिस कंपनी में जा रहे हो, वो आपको टीआरसी देगा। तो वो हमारी टीआरसी कैंसिल करने के लिए हमें 1 महीने का गैप देगा। जैसे कि मार्च में अगर आपने जॉब छोड़ी है, तो पूरा अप्रैल आपको देगा और मई में आके वो आपकी टीआरसी कैंसिल कर देगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप वहाँ से जॉब छोड़ें, आपको 1 महीने का टाइम है, उस महीने में आप कोशिश करें कि आप जॉब ढूँढें। वैसे तो जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने वहाँ नोटिस दे दिया, उसके अंदर-अंदर ही आपको दूसरी जॉब ढूँढनी पड़ेगी करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते, फिर भी आपको 1 महीने का जो गैप दिया टीआरसी का, उसमें आपको दूसरी कंपनी में अप्लाई करना होगा, ताकि जैसी वो टीआरसी कैंसिल हो, आपको नई टीआरसी मिल जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको 1 महीने से 2 महीने, 3 महीने का गैप हो गया, तो आप वहाँ पर टीआरसी आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब आप वहाँ पर इल्लीगल हो चुके हो, क्योंकि आपके पास पीआर भी नहीं है, फिर टीआरसी भी नहीं है। पीआर आपको पता है परमानेंट रेजिडेंस होती है, टीआरसी आपको पता चल गया कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, और अगर ये दोनों ही नहीं है, तो आप वहाँ पर इल्लीगल हो गए। इस केस में वो आपको क्रोएशिया से डिपोर्ट भी कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा फाइन भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसी आप किसी पुरानी कंपनी में जॉब छोड़ें, आप उसी टाइम नई कंपनी में भी जॉब ढूँढ के ही छोड़ें, ताकि आप वहाँ के रेज़िडेंस आपके पास कार्ड बना रहे।
तो अब बात करते हैं पीआर के बेनिफिट्स क्या क्या। तो देखो पीआर के ना अपने अपनी जगह बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे आप वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं ना, आपको वहाँ पे कोई फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी और चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई छोटा बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस, तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको वहाँ पे पूरी फ्रीडम होती है। आपके पास अगर पीआर है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपको घर लेना है, आपको उसके लिए लोन चाहिए, गाड़ी लेनी है, आप उसके लिए लोन चाहिए, तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। आप सब्सिडीज अप्लाई कर सकते हो, सब्सिडी आपको वहाँ पे मिल सकती है ना। आपको पेंशन मिल सकती है वहाँ पे, सीनियर सिटीजन की जैसे पेंशन होती हैं वो मिल सकती है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिल सकती है। वैसे तो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अगर आपके पास है तब भी मिलेगी, बट अगर आपके पास पीआर है तो उसके अलग आपको बेनिफिट्स होंगे मेडिकल में, वो भी आपको मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन होते हैं है ना, इनको वोटिंग का राइट मिलता है, बट ये इनको कब मिलता है, ये जब वहाँ के सिटीजन हो जाएंगे, जब ये वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे उसके बाद इन्हें वोटिंग का भी मिलेगा। लेकिन वैसे भी पीआर के भी मैंने जैसे आपको ये 2-3 बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपको पीआर मिल जाती है तो जब से कंट्री ना शेनेगन जोन के अंदर आई है ना, तो बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि यहाँ से तो कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाता है, एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस आ गई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। तो देखो जब भी कोई कंट्री शेनेगन जोन के अंदर आती है तो उसमें अपनी चेंजेस तो आते ही हैं। कि पहले क्रोएशिया में कुछ और रूल से, अब वो जब से दूसरी कंट्री शेनेगन में आई है तो उसके दूसरे रूल रेगुलेशन हो गए, तो चेंजेस तो आते हैं। रही बात स्ट्रिक्टनेस की, तो देखो स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है डॉक्यूमेंट्स को लेके। और वैसे भी वहाँ पे बॉर्डर्स ओपन है, तो क्या होता है कि ना कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ से तो क्रोएशिया चले जाते हैं, बट क्रोएशिया से आगे कहीं पे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। इन चीज़ों को लेकर ना वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, हर एक चीज़ आपका अच्छे से वेरीफाई होता है। हर एक स्टडी अगर आप करने जा रहे हो, अगर आप वर्क परमिट लेके जा रहे हो, वर्क वीज़ा लेके जा रहे हो, तो सब में अभी बहुत स्ट्रिक्टनेस है। इस वजह से आपके वीज़ा आने में भी बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे हमें लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इतना कब टाइम लगेगा, 8 महीने क्यों लग रहे हैं, 6 महीने क्यों लग रहे हैं। तो उन सबका आंसर यही है कि अभी वीजा आने में आपको 8 से 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम इन फ्यूचर आपका यहाँ पे 4 to 5 मंथ लग जाए, बट अभी का ये टाइम 8 से 9 महीने सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये कंट्री शेंगन में आई है, तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होने लग गए हैं। और रही बात डिपोर्ट होने की कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं या वहां जाके डिपोर्ट हो रहे हैं, तो देखो ऐसा कोई डिपोर्ट नहीं होता है। ये डिपोर्ट तभी होते हैं आप एयरपोर्ट से जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लाइक आप यहाँ से चले गए और वहां आपकी किसी से एयरपोर्ट पे आपके एम्प्लॉयर ने आपके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर दिए, आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया। हो सकता है उस केसेस में आपको ना पता हो, बट वहां जब चेक होते हैं तब आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। या हो सकता है आपने एजेंट की फीस प्रॉपर ना दी हो, पूरी ना भरी हो, उस केसेस में हो सकता है कि कुछ कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो एजेंट आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ना लगाए वहां पे या कुछ भी कर सकता है। तो इन इन चीजों में हो सकता है। बट जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज आपकी अपने अच्छे से वेरीफाई करिए, सब कुछ है, वीजा लग गया, तो फिर वहां से रिपोर्ट क्यों ही हो गया, है ना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहां से स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई है, या एजेंट से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने कुछ ऐसा पेपर्स लगा दिया, या आपने ध्यान ना दिया हो, वर्क वीजा अगर आपने लगाया और आपने ना ध्यान दिया हो कि आपका वर्क वीजा कैसे लगा, या आपने क्या क्या उसमें ठीक नहीं है, गलत नहीं है, तो आपकी भी थोड़ी सी बेवकूफी की वजह से आपका ये कैंसिल हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप कोई भी वीजा लगा रहे हो तो आप उसको एजेंट के थ्रू तो अगर आपने लगाया है तो भी ठीक है, बट उसको आप अपने तरीके से वेरीफाई करें, हर चीज चेक करें कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं है, सब कुछ करके उसके बाद ही आप यहाँ से कहीं बाहर जाएं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीआर के डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब हम पीआर अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले वो हमारा टीआरसी होता है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। उसके बाद आता है हमारा अकोमोडेशन का लेटर, जहाँ हम रहते हैं जिस भी जगह पे, उसका एक लेटर बना के देना होता है। फिर आता है हमारा जॉब ऑफर लेटर। फिर आता है हमारे एम्प्लॉयर के सारे डॉक्यूमेंट, जिसने हमें स्पॉन्सर किया होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर आता है हमारा वर्क परमिट। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है, जैसे यहाँ आईएलटीएस वगैरह के टेस्ट होते हैं, वहाँ एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है B1 B2 C1 C2 में। इसमें अगर आप B1 B2 भी मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पासपोर्ट। दैट्स इट, इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके पीआर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड होता है, मैं आप लोग को जरूर अपडेट करूंगी, बट अभी के लिए सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पीआर के लिए। तो बस ये था आज की इस छोटी सी वीडियो में, जो मैंने आपको क्रोएशिया के पीआर के बारे में बताया कि वो कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम के लिए, कैसे जॉब करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें मैंने बताई है। बाकी आपको क्रोएशिया के बारे में और कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हमारी क्रोएशिया की वीडियोस के नीचे कमेंट करते भी हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, बट फिर भी कभी कभार मैं लेट हो जाती हूँ, मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ।
बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम दूँ, फिर भी अगर मैं लेट हो जाती हूँ मैं फिर भी आंसर दूंगी ज़रूर। तो आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी इंक्वायरी होगी, तो आप मुझे मेल या कमेंट ज़रूर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।